अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं पाकिस्तान एजुकेशन हब। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट u इज इक्वल टू एक्स सच दैट x। इसमें सच दैट के लिए दो डॉट इस्तेमाल हुए हैं, जबकि पिछली एक्सरसाइज में हमने वर्टिकल लाइन इस्तेमाल की थी। ये दोनों सिंबल जो हैं टू डॉट्स या वर्टिकल लाइन सच दैट के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स, या इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स। दोनों का सेम मकसद है, सेम मतलब है, मीनिंग है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड एक्स ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन और इक्वल टू 30। यानी इसमें जो हमारे पास लिमिट्स हैं वो 0 से बड़े और बाशमूल 30 के उससे छोटे जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं। यानी 2 के मल्टीपल से मुराद ये है कि 2 का हमें टेबल पढ़ना है 30 तक। जितने नंबर इसमें आते हैं वो सब के सब यूनिवर्सल सेट में शामिल हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो कि उसके अलावा जितने भी सेट उसमें दिए होंगे उनका सुपर सेट होता है। यानी यूनिवर्सल सेट में बाकी सेट्स के तमाम एलिमेंट्स ना सिर्फ मौजूद होते हैं बल्कि उसमें कुछ एलिमेंट्स इजाफी भी होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में और भी दिए हुए हैं तो ये उसके सब सेट होंगे, यानी उनके तमाम एलिमेंट्स यू में मौजूद होंगे। ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि यूनिवर्सल सेट जो हो बाकी सेट्स के इक्वल हो, या उसके एलिमेंट्स उससे कम हो, या उसके में मौजूद एलिमेंट्स जो है उनसे डिफरेंट एलिमेंट्स उस बाकी सेट्स में पाए जाते हों। तो यूनिवर्सल सेट हमेशा सुपर सेट होता है बाकी दिए गए सेट्स का। इसके आपने याद रखना है। इसमें हम यूनिवर्सल सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये 2, क्योंकि एक्स लिमिट्स जो है हमारे पास एक्स ग्रेटर दैन 0 एंड स्मॉल देन और इक्वल टू 30 है। तो इसका मतलब है ये 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, ये 1 से शुरू हो जाएगा। तो 1 में हम 2 1 द 2 आ जाएगा, 2 2 4, इस तरह 2 4 6 8 सो ऑन 30 तक जितने नंबर है वो सब के सब यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। ए हमारे पास दिया हुआ है इस एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 6, यानी इसमें क्या है 6 के मल्टीपल है। इसी तरह बी है एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 8, यानी इसमें 8 के मल्टीपल हैं। इसका फर्स्ट पार्ट ये इसमें हमने करना क्या है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। यानी सेट ए और बी के तमाम अरकान को इंदराजी तरीके में लिखें। यानी ये हमारे पास दिए हुए हैं, इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो ए जो है इसमें क्या है, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी 6 के मल्टीपल्स हैं। तो 6 के मल्टीपल्स कौन से हैं? 6 12 18 24 30। 30 पर हमने इसको स्टॉप कर देना है, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया हुआ है वो 30 तक है। हालांकि 6 के मल्टीपल्स जो हैं वो 30 से भी आगे मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें वो मैक्सिमम 30 तक है, तो इसलिए हम 30 से ज़्यादा जो ऊपर जो है मल्टीपल 6 के वो हम नहीं लिख सकते। इसी तरह बी है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8, यानी इसमें 8 के मल्टीपल हैं। तो 8 के मल्टीपल कौन से हैं? 8 16 24। इससे आगे हम नहीं लिखेंगे 32 40 है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट मैक्सिमम 30 तक है, तो ये भी 30 से छोटे ही नंबर रहेंगे। इसी तरह इसी का सेकंड पार्ट है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी मालूम हमने करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी लिख लेंगे। पहले ए की वैल्यू लिख देंगे 6 12 18 24 30 पे इंटरसेक्शन का सिंबल डालकर। बी की वैल्यू लिख लेंगे 8 16 और 24। अब इंटरसेक्शन क्या होता है? इन दो सेट्स का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो उन दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं उन्हें लिखते हैं। यानी ए और बी में जितने एलिमेंट्स कॉमन है वो हमारा आंसर होगा। जैसे 6 फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 12 है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 18 भी फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 24 ए में भी है और बी में भी है, तो इसे लिख लेंगे।
जबकि 30 ए में है, बी में नहीं है, तो इसे भी नहीं लिखेंगे। इस तरह 24 ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा। तीसरे नंबर पर है ड्रा एंड वेन डायग्राम, यानी वेन एशकाल बनानी है इसकी। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल बना लेनी है। ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को शो करेगी, यानी ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास जो रेक्टेंगल है। इसके अंदर हम एक सर्कल बनाएंगे। ये फर्स्ट सर्कल जो है सेट ए को ज़ाहिर करेगा, यानी ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं हम वो इसके अंदर लिखेंगे, जैसे 6, 12, 18, 24 और 30 है। दूसरा हम सर्कल इसी तरह से बनाएंगे। ये सेट जो है बी को ज़ाहिर करेगा। इसके अंदर हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 8, 16 एंड 24। याद रखें, ये जो दरमियान में कॉमन प्लेस है, कॉमन जगह है, इसके अंदर वो नंबर हम लिखेंगे जो दोनों में होंगे, जैसे 24 ए में भी है और बी में भी है। यानी जो इंटरसेक्शन का हमारे पास आंसर आया है वो ही इसमें आ जाएगा। तो 24 इस कॉमन प्लेस पर हम लिख देंगे कि ये ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है। जिस तरह यूनिवर्सल सेट एक सुपर सेट होता है, इस तरह ये रेक्टेंगल जो हमने बनाई ये सुपर सेट है और ये दोनों सर्कल उसी के अंदर ही मौजूद हो सकते हैं। यानी सर्कल का जो एरिया है वो इस रेक्टेंगल से बाहर नहीं जा सकता। ए और बी में हम उनके एलिमेंट्स लिख देंगे। जो दरमियान में कॉमन प्लेस है, कॉमन जगह है, इसमें वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। और इसके अलावा जो बाकी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी में मौजूद नहीं होंगे वो यूनिवर्सल सेट में लिख देंगे। जैसे हमने 6, 12, 18, 24 और 30 जो है इसमें ए में लिख दिया है, 8 और 16 और 24 बी में लिखा है। तो बाकी इनके अलावा जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट में लिख देंगे। जैसे बाकी इसमें बच गए 2, 4, 10, 14 है, 20 है, 22 है, 26 और 28। ये वो एलिमेंट्स हैं जो ना ए में है ना ही बी में है, जबकि यूनिवर्सल सेट में है, तो इनको इन सर्कल से बाहर हम लिख देंगे। इस तरह ये एक वेन डायग्राम बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट u is equal to x such that x is an integer and x greater than 0 less than or equal to 150। यानी इसमें x जो है वो एक इंटीजर है, सही अदद है, और इसमें लिमिट्स क्या है, 0 से बड़े, यानी 0 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि नीचे इसके इक्वल नहीं दिया हुआ, और 150 से छोटे जितने भी 150 भी इसमें शामिल है क्योंकि स्मॉलर देन और इक्वल टू इसमें आया है। तो 150 तक जितने भी 0 से बड़े इंटीजर्स हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। तो इस तरह ये यूनिवर्सल सेट में कौन से आ जाएंगे, 1, 2, 3 सो ऑन 150 तक सारे इंटीजर्स इसमें आ जाएंगे। जी है x such that x is equal to 2 raised to power m for integer m and m greater than or equal to 0 and smaller than or equal to 12। h है x such that x is a square, यानी अब इसको हमने इसका फर्स्ट पार्ट करना है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। g और h को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यूनिवर्सल सेट को पहले हमने लिख दिया है g और h को, इसीलिए पहले मैंने लिखा क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसको इसके फर्स्ट पार्ट पे हमने लिखना था, इसलिए इधर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो g को देखें, अब g में क्या है, g में x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर m, यानी x जो है 2 की पावर m लेने से आता है। अब m क्या है, m एक इंटीजर है जिसकी लिमिट क्या है, वो 0 और 12, और इनके दरमियान में जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं, यानी m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 12। अब m की जगह हम 0 से लेकर 12 तक सारे इंटीजर पुट करते जाएंगे, तो जो आंसर आता जाएगा वो लिखते जाएंगे, वो g का हिस्सा होगा। जैसे क्योंकि 0 भी इसमें शामिल है तो पहले हम 2 की पावर 0 लेंगे, 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 लेंगे 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 लेंगे यानी m की जगह 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 2 आ जाएगा, 4 बन जाएगा, इसलिए m की जगह 3 पुट करेंगे, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे 16 आ जाएगा, 5 32 आ जाएगा, 6 करेंगे 64 आ जाएगा, और 7 करेंगे 128 आ जाएगा। अब इसकी पावर 8 करेंगे तो वो 256
6 आ जाएगा, जिसे हम नहीं लिखेंगे। हालांकि इसमें m की लिमिट्स जो है वो 12 तक है, यानी 8 9 10 11 12 हम पुट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप यूनिवर्सल सेट को देखें तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर है 150 है, इसलिए 150 की जो एक लिमिट है हमारे पास, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए 128 पर इसको रोक देंगे। यानी हम इसमें मैक्सिमम पावर 2 की पावर m की जगह 7 पुट कर सकते हैं, उसके आगे पुट ही नहीं कर सकते। इस तरह h है, x इज अ स्क्वायर, यानी x क्या है, स्क्वायर है, किस नंबर्स का स्क्वायर लेने से बनता है। जैसे 1 का स्क्वायर लें तो 1 आ जाता है, 2 का स्क्वायर लें 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह हम स्क्वायर लेते जाएंगे नंबर्स के, तो इसमें लिखते जाएंगे। 5 का 25 आ जाएगा, 6 का 36, 49, इसी तरह 64, 81, 100, 120, और 12 का लेंगे तो 144 आ जाएगा। यानी 1 से लेकर 12 तक हम स्क्वायर लेंगे तो वो 144 आ जाएगा। अब 144 ही लिखेंगे, इससे आगे 13 का स्क्वायर लेंगे तो 169 आता है, जो कि इसमें हम नहीं लिख सकते क्योंकि यूनिवर्सल सेट की जो लिमिट्स है 150 तक है। 150 के बाद जितने भी सेट्स हैं वो हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं 150 के बाद वो हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट मैक्सिमम 150 तक ही है। इसका सेकंड पार्ट है फाइंड जी यूनियन एच, यानी इसमें जी यूनियन एच मालूम करना है। जी यूनियन एच लिखेंगे, पहले जी की वैल्यू लिख देंगे। जी है हमारे पास 1 2 4 8 16 32 64 128। यूनियन का सिंबल लगा के हम लिखेंगे 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 एंड 144। अब इसमें यूनियन आ गया। यूनियन का मतलब होता है यूनिटी, यानी मिला के लिख देना, मिलजुल जाना। यानी इसमें क्या होगा, जी और एच के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को हमने लिखना है मिलाकर और तरतीब से लिख देना है। याद रखें, यूनियन में जो दो सेट्स का यूनियन लिया जाता है उनके तमाम के तमाम एलिमेंट्स को हमने आंसर में लिखना होता है। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है 2 मरतबा, यानी जी में भी होगा और एच में भी होगा, तो लिखेंगे उसे एक दफ़ा, लेकिन लिखेंगे ज़रूर। जैसे हम जी में 1 है, 1 आ जाएगा, एच में भी 1 है, एक दफ़ा इसको लिखेंगे, ये नहीं कि हम इसको 2 मरतबा लिख देंगे। इसी तरह जी में 2 है, 2 लिख देंगे। जी और एच दोनों में 4 है, 4 आ जाएगा। फिर जी में 8 है, 8 आ जाएगा। एच में 9 है तो फिर वो 9 लिख देंगे। जी में भी और एच दोनों में 16 है, 16 आ जाएगा, एक दफ़ा इसको लिख देंगे। इसी तरह 32 है, उसमें सॉरी एच में 25 है, पहले वो लिख देंगे क्योंकि 32 से 25 पहले आता है। तरतीब से हम लिखते जाएंगे, 25 लिख देंगे, फिर एच में 32 है वो लिख देंगे। जी एच एच में है, फिर 36 वो लिख देंगे। इसी तरह फिर 49 है, एच में वो लिख देंगे। 64 भी एच में है वो लिखेंगे। 81 भी एच में है वो लिखेंगे। 100 भी एच में है वो लिखेंगे। 121 भी एच में है वो लिखेंगे। उसके बाद है 128 है, जी में वो लिख देंगे, और उसके बाद 144 एच में है वो लिख देंगे। इस तरह इन तमाम नंबरों को हमने तरतीब के साथ लिख दिया, ये जी यूनियन एच का आंसर होगा। इसका थर्ड पार्ट है फाइंड जी इंटरसेक्शन एच, यानी जी इंटरसेक्शन एच भी हमने मालूम करना है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, पहले हम यही जी की वैल्यू लिख लेंगे, इंटरसेक्शन डाल के फिर एच के एलिमेंट्स लिख देंगे। अब इंटरसेक्शन में कॉमन जो होते हैं, जो दोनों में जी में भी होंगे और एच में भी होंगे, वो एलिमेंट्स हम लिखेंगे। अब इनमें हम देखेंगे जो दोनों में होंगे वो लिखेंगे। जैसे 1 जी में भी है, एच में भी है, लिख देंगे। 2 जी में है, एच में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 4 जी में भी है, एच में भी है, लिख देंगे। फिर 8 जो है वो जी में है, एच में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 9 जी एच में है, जी में नहीं है, नहीं लिखेंगे। इसी तरह उसके बाद 16 जो है जी में भी है और एच में भी है, लिखेंगे। 16 के बाद आप देखें और कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं आ रहा, 32 भी नहीं है। फिर 64 है जो दोनों में है, जी में भी है, एच में भी है, वो भी लिख देंगे। इसके अलावा फिर और कोई नंबर नहीं है जो दोनों में हो, तो ये 1 4 16 और 64 जी इंटरसेक्शन एच का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर द सेट्स P है x such that x is a prime number and x greater than 0 smaller than or equal to 20 है।
यानी P जो है वो 20 से छोटे और 0 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। इस तरह Q जो है X such that X is a divisor of 210 and X greater than 0 and smaller than or equal to 20, यानी Q क्या है, इसमें 210 के जो डिवीज़र हैं जो उसको मुकम्मल पूरा तकसीम करते हैं उनको हमने लिखना है, लेकिन लिखने कौन से हैं, 0 से बड़े और 20 से छोटे, यानी 20 से बड़े जो डिवीज़र हैं हमने उसको नहीं लिखना। तो पहले हम इसको जो है ना इंदराजी तरीके में यानी टेबुलर फॉर्म में P और Q को लिख लेते हैं। P में क्या है, प्राइम नंबर हैं। कौन से प्राइम नंबर हैं, जो 0 से तो बड़े हैं लेकिन 20 से छोटे हैं। प्राइम नंबर का आप लोग को पता है वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, यानी मैक्सिमम 2 नंबर इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो 1 पर पूरे तकसीम होते हैं या अपने आप पर, इनके अलावा और कोई नंबर इनको पूरा तकसीम नहीं करता। तो इस तरह के कौन से नंबर हैं, पहला नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। 19 के बाद 23 है, लेकिन वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें मैक्सिमम हमने 20 तक लिखना है। इस तरह ये 2 से लेकर 19 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं ये आ जाएंगे। क्यू में हमने क्या लिखना है, क्यू जो है वो डिवीज़र है किसका, 210 का, यानी वो नंबर हमें लिख रहे हैं जो 210 को पूरा तकसीम करते हैं। अब 210 के तकसीम करने वाले कौन कौन से हैं, कैलकुलेटर से आपने कर लेना है या ऐसे तकसीम करते जाएं आप, हो जाएगा जैसे आप करना चाहें। अब 1 पर तो तमाम के तमाम नंबर डिवाइड होते हैं, तो 1 तो इसके डिवीज़र में शामिल है, किसी भी नंबर को हम 1 पर डिवाइड करें वो हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। अब 210 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 × 210 बराबर आ जाएगा 210 के, यानी ये आ गया। इसी तरह 2 पर डिवाइड करें तो 105 आ जाएगा आंसर। आप क्या करेंगे, 2 × 105, यानी ये भी 210 के बराबर है। इस तरह 3 पर भी डिवाइड हो जाए, 3 पर डिवाइड करेंगे तो 70 आंसर आ जाएगा। 3 × आप 70 लिखना है इस तरह। 4 पर नहीं होता, फिर 5 पर होगा, 5 × 42 आ जाएगा। इसी तरह फिर 6 पर भी हो जाता है, 6 × 35 आ जाएगा, यानी 6 पर डिवाइड करेंगे तो 35 आंसर आ जाएगा। यानी जो आंसर आ रहा है वो भी हम मल्टीप्लाई करके लिखते जा रहे हैं। इस तरह 7 पर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो हो जाता है 7 × 30 आ जाएगा। 10 से डिवाइड हो जाता है, 10 × 21 आ जाएगा। 10 के बाद 11 पर नहीं होता, 12 पर नहीं होता, 13 पर नहीं होता, फिर 14 पर हो जाएगा, 14 × 15 आ जाएगा, यानी 210 को 14 पर डिवाइड करें तो 15 आ जाएगा आंसर। इसे 14 × 15 लिख दिया। अब इसमें देखें ऊपर से नीचे हमने लिखना शुरू करना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 सॉरी 4 नहीं है इसमें, 6 7 7 के बाद 10 10 के बाद फिर 14, यहाँ तक हमने लिख लिया। फिर इधर से ऊपर की तरफ हम लिखते जाएंगे, 15 लिखेंगे, 15 के बाद है 21 30 35। ये सारे इसके डिवीज़र तो हैं, लेकिन हमने क्योंकि इसमें लिमिट्स क्या हैं 20 तक लिखना है तो ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ 15 तक लिख लेंगे। तो ये क्यू हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। अब इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू, पी एंड क्यू का इंटरसेक्शन मालूम करना है। पहले पी की वैल्यू तो लिख लेंगे, क्यू की वैल्यू तो लिख लेंगे। अब इंटरसेक्शन में हमें पता है वो नंबर लिखना है जो दोनों में मौजूद हों। जैसे 2 फर्स्ट में है, सेकंड में लिख देंगे, फिर 3 भी दोनों में है लिख देंगे, 5 भी दोनों में है लिख देंगे, 7 भी दोनों में है लिख देंगे। लेकिन इसके बाद और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो ये हमारा पी इंटरसेक्शन क्यू का आंसर होगा। इससे दूसरा पार्ट है पी यूनियन क्यू फाइंड करना है हमने। तो पहले पी की वैल्यू लिख लें, यूनियन का सिंबल लेके फिर क्यू की वैल्यू लिख लें। अब यूनियन में हमने क्या लिखना होता है, जो दोनों में मौजूद हैं इन सब को हमने लिखना है और मिलाकर लिखते जाना है और तरतीब से लिखते जाना है। तो जैसे क्यू में 1 है 1 लिख देंगे, पी में और क्यू दोनों में 2 है 2 आ जाएगा, 3 फिर 5, यानी इन सब को आप तरतीब के साथ लिखते जाएं, इसमें कोई भी नंबर मिसिंग ना हो, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ये 1 2 3 5 6 7 10 11 13 14 15 17 19, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स, यानी सेटों के दर्ज झैल जोड़ों के लिए यूनियन और तकातों की खासियत मुबादला को साबित
करें। इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन मालूम करनी है। यूनियन एंड इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है कि ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। यूनियन के लिहाज से ये प्रॉपर्टी, और इंटरसेक्शन में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के। यानी ये यूनियन और इंटरसेक्शन की दो प्रॉपर्टीज हैं, और इन्हीं को इन तमाम क्वेश्चंस के लिए हमने सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और बी है 4 6 8 10। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए, पहले हम इसको कर लेते हैं। ए यूनियन बी करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ए यूनियन बी बराबर आ जाएगा, पहले ए की वैल्यूज 1 2 3 4 5 लिख लेंगे, यूनियन का सिंबल डाल के फिर बी की लिखेंगे, 4 6 8 10 लिख लेंगे। अब यूनियन में क्या है, इन सब को मिला के लिखना है। तो फर्स्ट में 1 है, 1 से लेकर 5 तक तो पहले ए में मौजूद हैं, ये सारे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 ये आ गए। उसके बाद दूसरे में जो है 6 8 और 10 है वो इसमें आ जाएंगे, 4 हमने पहले लिख लिया था। तो ये ए यूनियन बी का आंसर होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगी। फिर हम करेंगे बी यूनियन ए, राइट हैंड साइड। पहले बी की अब वैल्यू लिखेंगे 4 6 8 10, यूनियन लिख के ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5। इसमें भी हमने करना तो वही है कि इन सब को मिला के लिखना है। तो पहले जो है 1 से लेकर 5 तक तो हमारे पास भी ए में मौजूद है, वो सारे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 आ गया। बी में अब 4 है, वो 4 पहले आ चुका है, 6 8 10 है जो है वो नहीं है, वो लिख देंगे। तो ये बी यूनियन ए का आंसर होगा। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी ए यूनियन बी और बी यूनियन ए के दोनों का आंसर सेम आ गया है। तो ये फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के, उसको प्रूव करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ए की वैल्यू लिखें, इंटरसेक्शन डाल के बी की वैल्यू लिखें, जो दोनों में कॉमन है वो ही लिखेंगे। 1 ए में है बी में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 3 ए में है बी में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 4 दोनों में है, लिख लेंगे। 5 ए में है बी में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 4 इसका आंसर आ जाएगा। फिर बी राइट हैंड साइड कर लेंगे, बी इंटरसेक्शन ए करेंगे, अब बी की वैल्यू पहले लिख लेंगे, ए की वैल्यू बाद में लिख लेंगे। इन दोनों में भी कॉमन वही 4 आ जाएगा, इस तरह 4 आंसर होगा। इसमें भी आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। ये भी इंटरसेक्शन के लिहाज से भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड क्वेश्चन है एन है और जेड, यानी एन क्या है, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स, ये दो सेट दिए हुए हैं। इनमें भी हमने यही प्रॉपर्टीज जो है वो मालूम करनी है। तो एन हमें पता है कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन होते हैं। और इंटीजर्स में कौन से नंबर होते हैं, ज़ीरो के अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर इसमें शामिल होते हैं। ज़ीरो भी इसमें शामिल है, ज़ीरो पॉजिटिव प्लस माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। अब पहले हम इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कर लेंगे यूनियन के लिहाज से। तो जेड यूनियन एन यूनियन जेड करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, एन के वैल्यूज लिख देंगे, जेड के लिख देंगे। यूनियन में हमने क्या करना है, सबको मिला कर लिखना है। तो क्योंकि जो नेचुरल नंबर हैं इसके तमाम के तमाम नंबर इंटीजर्स में मौजूद हैं, क्योंकि उसमें पॉजिटिव नंबर भी हैं, इंटीजर नेगेटिव भी हैं, जबकि नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं। इसका मतलब यही है कि इसका आंसर वही आ जाएगा जो इंटीजर्स में है, क्योंकि ये सारे नंबर उसमें मौजूद हैं। तो ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर इंटीजर्स के बराबर ही आ जाएगा। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड, अब हम करेंगे जेड यूनियन एन। पहले हम इंटीजर्स का सेट लिख देंगे, फिर यूनियन डाल के फिर नेचुरल नंबर का लिख देंगे। इसमें भी है तो यूनियन सबको मिला के लिखना है, तो सबको मिला के लिख लेंगे। तो वही सेम टू सेम वही आ जाएगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। तो ये भी किसके बराबर आ गया, इंटीजर्स के। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो ये जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हो गई किसकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन तो हो गई है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालते हैं, वो आ जाएगी एन इंटरसेक्शन जेड बराबर आ जाएगा जेड इंटरसेक्शन एन के। पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, एन इंटरसेक्शन जेड। तो एन नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन आ गया, इंटरसेक्शन डाल के फिर जेड के इंटीजर्स के लिखेंगे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये भी आ गया। अब इंटरसेक्शन में हमने क्या लिखने हैं, जो दोनों में हो, जैसे 0 उसमें है इसमें नहीं है तो वो हम नहीं लिख सकते। अब क्योंकि नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर हैं, इंटीजर में पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, हमने लिखने वो हैं जो कॉमन हो, जिसका मतलब है जो पॉजिटिव नंबर है, नेचुरल नंबर के जो नंबर है वो सारे के सारे इंटीजर्स में
मौजूद हैं। तो इसलिए जो नेचुरल नंबर के सेट है, सेट में जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, 1 2 3 सो ऑन, ये सारे इसमें शामिल होंगे। तो ये नेचुरल नंबर के बराबर ही इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, z इंटरसेक्शन n, अब इंटीजर्स के सेट को पहले लिख लेंगे, इंटरसेक्शन डाल के नेचुरल नंबर के सेट को बाद में लिख लेंगे। इनमें भी लिखने तो हमने कॉमन है, तो इसी तरह ये जो नेचुरल नंबर वाले हैं वो इसमें कॉमन है, तो 1 2 3 सो ऑन इसका भी आंसर आ जाएगा, ये भी बराबर आ जाएगा नेचुरल नंबर के। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो वो बराबर है राइट हैंड साइड के। इसका थर्ड पार्ट है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू r, यानी रियल नंबर है, एंड x ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, यानी इसमें a हमारे पास किसके बराबर है, 0 से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं वो सब के सब इसमें शामिल हैं। अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि 0 से बड़े इन्फिनाइट नंबर्स हैं किसके, रियल नंबर के, और ये नेचुरल नंबर भी इन्फिनाइट हैं, इंटीजर भी इन्फिनाइट हैं, लेकिन हम उनको लिख सकते हैं, वो परफेक्ट नंबर होते हैं, यानी 1 2 3 नेचुरल नंबर में है, 1 और 2 के दरमियान में इनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन रियल नंबर में 1 और 2 के दरमियान में भी इन्फिनाइट नंबर है, यानी हम इसको इसीलिए टेबुलर फॉर्म में रियल नंबर के सेट को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जो कि 0 से बड़े हैं बेशक। अब b जो है वो भी रियल नंबर के बराबर है, तो ये हम ऐसे रहने देंगे, इनको टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखेंगे। फर्स्ट इसका वही है, a यूनियन b मालूम करेंगे, b यूं बराबर है b यूनियन n के, यानी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है यूनियन के लिहाज से a यूनियन b बराबर है b यूनियन है। लेफ्ट हैंड साइड करेंगे a यूनियन b, पहले a का सेट ऐसे ही लिख देंगे हम, x सच दैट x बिलोंग टू r एंड x ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, यूनियन लिख के हम r लिख देंगे, यानी रियल नंबर है। अब इसमें देखें हमने यूनियन कर रहे हैं, जो दोनों में मौजूद हों वही लिखने हैं। फर्स्ट में भी रियल नंबर हैं, सेकंड में भी, सेकंड वाले भी रियल नंबर, लेकिन फर्स्ट में वो हैं जो 0 से ग्रेटर हैं, 0 भी इसमें शामिल है, जबकि सेकंड जो रियल नंबर है उसमें 0 से ग्रेटर और पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी, सारे उसमें मौजूद हैं। तो इसका मतलब है आंसर में तो सब के सब आ जाएंगे क्योंकि सब को हमने मिला के लिखना है, तो ये r के बराबर ही आ जाएगा, इन तमाम के तमाम रियल नंबर इसका आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड कर लेंगे, उसमें क्या है b यूनियन a, पहले b हम लिख लेंगे जो कि रियल नंबर है, r यूनियन लिख के x सच दैट x बिलोंग टू r एंड x ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। अब इसमें भी यूनियन करना है तो सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे, क्योंकि b में a में भी हमारे पास रियल नंबर है, सिर्फ पॉजिटिव 0 वाला है, बाकी रियल नंबर में तो सारे हैं, तो सारे के सारे आ जाएंगे, तो ये बराबर आ जाएगा r के। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इसी तरह इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लेंगे इंटरसेक्शन के लिहाज से, a इंटरसेक्शन b, a हमारे पास है x सच दैट x बिलोंग टू r एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन की सिंबल लगा के हम r लिख देंगे। अब इंटरसेक्शन में हमने कौन से लिखना है, जो दोनों में हो। अब हमें पता है जो a में है वो 0 और इससे बड़े जो पॉजिटिव रियल नंबर है वो सारे हैं, जबकि जो b है उसमें तमाम के तमाम रियल नंबर शामिल हैं। तो इन दोनों में क्योंकि जो a वाले हैं वो b में भी मौजूद हैं, क्योंकि ये उसका सबसेट है, तो यही हमारा जो a सेट है यही इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तमाम नंबर के तमाम कॉमन होंगे, b में भी ये सारे नंबर मौजूद हैं, इसलिए x सच दैट x बिलोंग टू r आ जाएगा एंड x ग्रेटर देन 0, यही आंसर होगा। इस तरह राइट हैंड साइड करेंगे तो इसमें भी क्या है, b इंटरसेक्शन a है, b हमारे पास है वही r, इंटरसेक्शन डाल के a की वैल्यू करेंगे a x सच दैट x बिलोंग टू r एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें भी वही कॉमन होंगे क्योंकि जो a के नंबर हैं वो b में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो जो a सेट है वही कॉमन है टोटली, तो ये a हमारे पास आंसर आ जाएगा, x सच दैट x बिलोंग टू r एंड x ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, यही आंसर होगा इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ये भी हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट u इज इक्वल टू a b c d e f g h i j एंड u a है a b c d g h और b है c d e f j। वेरीफाई द मॉर्गन लॉ फॉर दीज सेट्स, ड्रा वेन डायग्राम।
यानी अगर ये ए और बी के जो सेट दिए हुए हैं ये हों, तो इन सेट को डी मॉर्गन के कवानीन को साबित करें और बैन अशकाल भी बनाएं। यानी इनमें हमने इन पे डी मॉर्गन्स के लॉ को प्रूव भी करना है और बैन शक्ल भी बनानी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि डी मॉर्गन्स के लॉ कौन से हैं। डी मॉर्गन के 2 लॉज हैं। इसका फर्स्ट लॉ है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। और इसका सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इन 2 लॉज को हमने इन सेट्स के लिए प्रूव भी करना है और इनकी वेन डायग्राम भी बनानी है। तो पहले हम फर्स्ट लॉ कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसके हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। पहले हम ए यूनियन बी कर लेंगे। ए यूनियन बी में पहले ए की वैल्यूज़ लिखेंगे, यूनियन का सिंबल डाल के फिर बी की वैल्यूज़ लिखेंगे। यूनियन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि तमाम एलिमेंट्स जो ए और बी में मौजूद हैं इन सब को तरतीब के साथ लिख लेंगे। तो जो ए में मौजूद हैं और जो बी में, इन सब को लिख लेंगे तरतीब के साथ। तो इस तरह ये ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, ये सब के सब एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। अब हम लेंगे कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेंगे। कंप्लीमेंट जिस भी एलिमेंट का लेते हैं, जिस भी सेट का लेते हैं, तो उसका यूनिवर्सल सेट यानी यू से डिफरेंस मालूम करते हैं। अब हम ए यूनियन बी कंप्लीमेंट ले रहे हैं तो यू से इसका डिफरेंस लेंगे, यू डिफरेंस ए यूनियन बी आ जाएगा। पहले हम यू की सेट लिख लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। फिर डिफरेंस के लिए हम जो माइनस के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं ये भी इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। फिर ए यूनियन बी की वैल्यू लिख देंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे। अब डिफरेंस में क्या होता है, डिफरेंस में जो पहले हम सेट लिखते हैं उसके अंदर वो एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं होते वो लिख लेते हैं। यानी इसमें जो यूनिवर्सल सेट को हमने पहले लिखा है, तो जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे लेकिन ए यूनियन बी में मौजूद नहीं होंगे उनको लिखेंगे। अब इसमें जैसे ए जो है पहले में भी है दूसरे में भी है, नहीं लिखेंगे। बी भी दोनों में है, नहीं लिखेंगे। सी डी ई एफ जी एच ये तमाम के तमाम यूनिवर्सल सेट में भी हैं और ए यूनियन बी में हैं, इनको नहीं लिखेंगे। जबकि आई जो है वो यू में है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है, इसलिए आई को लिख लेंगे। फिर जे जो है ये भी दोनों में है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास मुकम्मल हो गई है। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो पहले हम ए कंप्लीमेंट कर लेंगे। कंप्लीमेंट वही वैसे ही यू से डिफरेंस लेंगे ए का, यू डिफरेंस ए आ जाएगा। पहले यू की वैल्यू लिख लेंगे फिर ए की। अब जो यू में होंगे और ए में नहीं होंगे वो इस ए कंप्लीमेंट सेट का आंसर होगा। जैसे ए बी सी और डी जो हैं ये तो यू में भी हैं और ए में भी हैं, तो ये नहीं लिखेंगे। ई एफ जो है ये नहीं है, लिख लेंगे। फिर जी एच जो है वो ए में भी हैं यू में भी हैं, नहीं लिखेंगे। फिर आई जे जो है वो यू में है लेकिन ए में नहीं है, वो भी लिख लेंगे। इस तरह ई एफ आई जे ए के कंप्लीमेंट का आंसर होगा। इसी तरह बी का कंप्लीमेंट लेके लेंगे, वो भी यू डिफरेंस बी करेंगे, यू के एलिमेंट्स लिखेंगे, डिफरेंस डाल के फिर बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब जो यू में होंगे और बी में नहीं होंगे वो इस बी के कंप्लीमेंट का आंसर होंगे। जैसे ए बी जो है वो बी में नहीं है, यू में है, लिख लेंगे। फिर सी डी ई एफ जो है ये उसके अंदर मौजूद हैं बी में, तो ये नहीं लिखेंगे। इसके बाद जी एच और आई जो है वो नहीं है तो ये लिख लेंगे। इस तरह ए बी जी एच आई जो है बी कंप्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। यानी जो फर्स्ट सेट में होते हैं एलिमेंट और सेकंड में नहीं होते, सिर्फ वही हमें लिखने होते हैं। अब हम करेंगे ए इंटरसेक्शन, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए के कंप्लीमेंट का जो हमने आंसर निकाला था ई एफ आई जी, वो लिख लेंगे इंटरसेक्शन डाल के। फिर जो बी कंप्लीमेंट का हमने आंसर निकाला था वो लिख लेंगे ए बी जी एच
आई। इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद होते हैं। अब यानी इसमें जो फर्स्ट और सेकंड में, ये दोनों में आई जो है वो कॉमन है, दोनों में मौजूद है, इस तरह इसका आंसर आई आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आया, यानी फॉर लेफ्ट हैंड साइड का भी यहाँ फाइनल आंसर आई आया था और इसका भी फाइनल आंसर आई ही आया है। तो इस लॉ को हमने प्रूव कर लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड और जो है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट वो इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। अब हम इसी को वेन डायग्राम से प्रूव करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या होता है, पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगी। इसके अंदर दो सर्कल बना लेंगे। फर्स्ट सर्कल को सेट ए का नाम दे देंगे, सेकंड सर्कल को सेट बी का नाम दे देंगे। ए के अंदर ए के एलिमेंट्स और बी के अंदर बी के एलिमेंट्स को लिख देंगे। जो दरमियान में कॉमन प्लेस है उसमें जो ए और बी दोनों में कॉमन है वो लिख लेंगे, यानी सी और डी ए में मौजूद है और बी में मौजूद है। इस तरह सी और डी जो है दरमियान में आ जाएंगे, यानी ये सेट ए का हिस्सा भी हैं और सेट बी का हिस्सा भी हैं। बाकी जो इनके एलिमेंट्स हैं वो इनके सर्कल के अंदर मौजूद रहेंगे। अब क्योंकि सेट ए और सेट बी यूनिवर्सल सेट पे सबसेट हैं और इनके एलिमेंट्स भी यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं और ये सर्कल भी इस रेक्टेंगल के अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो ए और बी के अंदर हमने एलिमेंट्स लिख लिए हैं ये ए और बी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यूनिवर्सल सेट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए इन ए और बी में मौजूद एलिमेंट्स के अलावा जो इजाफी यू के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो इन दोनों सर्कल से बाहर लिख लेंगे। अब अगर हम यूनिवर्सल सेट को देखें तो उसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ए और बी में मौजूद हैं, वो आ चुके हैं सिवाय आई के। आई जो है वो इनसे इजाफी है जो इसके अंदर मौजूद नहीं था, इसलिए आई को जो है इन दोनों सर्कल से बाहर इस रेक्टेंगल में कहीं भी आप लिख देंगे। यहाँ तक हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। अब हम जो है जो फर्स्ट डी मॉर्गन का लॉ है उसको हम प्रूव करते हैं। तो उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। पहले हम ए यूनियन बी बनाते हैं। ए यूनियन बी क्या है, ए और बी दोनों सेट्स को मिला दें तो ए यूनियन बी होता है, यानी ए और बी दोनों को आप कलर कर दें। अब जैसे इसमें हमने इसको ऑरेंज कलर कर दिया है तो ये ए और बी के यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कलर भी कर सकते हैं, इसके अंदर लाइंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइंस लगा दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि इसको ए यूनियन बी को, यानी ए और बी के तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद होते हैं। यूनियन में होता भी यही है कि तमाम एलिमेंट्स को हम मिला के लिख देते हैं, लेकिन हमने लेफ्ट हैंड साइड में करना तो है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। कंप्लीमेंट में क्या है, जो ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट्स हैं उनके अलावा जो यू के एलिमेंट्स है वो हम लिखते हैं। यानी कंप्लीमेंट में यही होता है ना, यू डिफरेंस ए यूनियन बी हमने किया था, यानी वो एलिमेंट्स जो यू में हों लेकिन ए यूनियन बी में ना हों। अब ये जो हमारा कलर हिस्सा है ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। इसके अलावा जो रेक्टेंगल का हिस्सा है वो किसको ज़ाहिर करेगा, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को। यानी इन दोनों सर्कल सेट ए और सेट बी को छोड़ के इस रेक्टेंगल का बाकी तमाम हिस्सा ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए बाकी इन दोनों सर्कल को छोड़कर बाकी हिस्से को हम कलर कर देंगे या इसके अंदर आप लाइंस लगा लेंगे तो ये ए यूनियन बी को कंप्लीमेंट को ज़ाहिर करेगा। जैसे हमने इसको येलो कलर कर दिया है तो ये ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट के एरिया को ज़ाहिर करता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आए समझ तो इस वीडियो को थोड़ा सा रिव्यू कर लें, पिच बैक करके दोबारा से देख लें, आपको समझ आ जाएगी। अब हम राइट हैंड साइड की जो है वो वेन डायग्राम बनाते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम थी, बाकी चीज़ें तो वही सेम है। रेक्टेंगल बनाएंगे उसके अंदर यही सेट ए बी जो हैं ये बन जाएंगे, बाकी यहाँ तक तो सेम है। इसके बाद देखते हैं हम ए कंप्लीमेंट।
ए कंप्लीमेंट के क्या होता है, जो यू डिफरेंस ए होता है, यानी वो एलिमेंट्स जो यू में तो हों लेकिन ए में मौजूद ना हो, यानी सेट ए को निकाल कर बाकी जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सारे हम लिख लेते हैं। तो सेट ए को आप छोड़ देंगे, बाकी जितने भी यूनिवर्सल यानी रेक्टेंगल यू का जो एरिया है इस सब को आप लाइंस लगा देंगे या कलर कर देंगे। इस तरह आप देखें, ये जो सेट ए को छोड़ के बाकी जो कलर्ड हिस्सा है ये यू ए कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये येलो हिस्सा तमाम जो है वो ए कंप्लीमेंट को ज़हर कर रहा है। इसी तरह अगर जब हम बी कंप्लीमेंट मालूम करेंगे तो सेट बी को छोड़ के यू का तमाम हिस्सा, यानी इसमें सेट ए भी शामिल होगा, इस सब को कलर कर देंगे या इसमें लाइंस लगा देंगे तो ये बी कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे इसका कलर हिस्सा जो है बी कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हमने मालूम क्या करना था, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी अब हम ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हमने किया था तो उसमें हमने देखा था सिर्फ आई जो है इसका आंसर आया था। जो आई जो है वो क्या है, सेट ए और सेट बी इन दोनों को छोड़ के जो बाहर वाला हिस्सा है वो आई को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इनमें जो होता है वो कॉमन जो हम लिखते हैं, जो ए कंप्लीमेंट में है और बी कंप्लीमेंट में जो कॉमन आते हैं, और दोनों में कॉमन आई आया था और आई क्या है, इन दोनों सर्कल से बाहर है। तो इन दोनों सर्कल्स को छोड़ के यू के बाहर वाले तमाम हिस्से को आप लाइंस लगा लेंगे या इसको कलर कर लेंगे, जैसे मैंने आपको कलर कर दिया है। तो ये वाला हिस्सा किसको ज़ाहिर कर रहा है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को। इसमें भी ए सेट ए और सेट बी के दोनों सेट जो हैं वो शामिल नहीं है। अब हमने जो लेफ्ट हैंड साइड की थी उसको देखें, इन दोनों की जो वेन डायग्राम है बिल्कुल सेम हिस्से को ज़ाहिर कर रही हैं। उसमें भी सेट और ए और बी के अलावा यू का जो बाकी हिस्सा था वो शामिल था, और इसमें भी सेट ए और बी के अलावा बाकी जो यू का हिस्सा है वो शामिल है। अब हम इसका सेकंड लॉ प्रूव करते हैं। सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ए के एलिमेंट्स लिख देंगे, बी के इंटरसेक्शन में क्या होता है जो दोनों में होते हैं वही लिख लेते हैं। तो इन दोनों में आप देख लें सी और डी जो है वो दोनों में कॉमन है, इस तरह सी और डी इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका कंप्लीमेंट लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बराबर आ जाएगा यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। पहले यू के एलिमेंट्स लिख लेंगे डिफरेंस डाल के, ए इंटरसेक्शन बी यानी जो सी डी आया है वो लिख लेंगे। अब जो यू में होंगे और इन ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होंगे वो ही लिखेंगे, यानी पहले सेट में जो है ए है दूसरे में नहीं है लिख लेंगे, बी है लिख लेंगे, सी और डी मौजूद हैं दूसरे में नहीं लिखेंगे, फिर ई एफ जी एच आई जे ये तमाम के तमाम उस पर मौजूद नहीं है तो ये सब के सब इसमें लिख लेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले ए कंप्लीमेंट कर लेंगे, जैसे पिछले फर्स्ट लॉ में भी हमने किया था, यू डिफरेंस ए करेंगे, वो एलिमेंट्स जो यू में होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे वो लिखेंगे। तो इस तरह इसमें जो यू में है ई एफ आई जे जो हैं वो बी ए में मौजूद नहीं है, तो ये ए कंप्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। इस तरह बी कंप्लीमेंट करेंगे तो बी कंप्लीमेंट में क्या है, जो यू में होंगे यू डिफरेंस बी करेंगे, जो अब यू डिफरेंस बी लिख लेंगे, तो जो यू में होंगे और बी में नहीं होंगे वो एलिमेंट्स बी कंप्लीमेंट का हिस्सा होंगे। तो इस तरह ये ए बी जी एच आई जो है इसके अंदर बी में मौजूद नहीं है जबकि यू में मौजूद हैं, तो ये बी कंप्लीमेंट का आंसर होंगे। अब यूनियन कर लेंगे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। पहले ए कंप्लीमेंट क्या एलिमेंट्स लिख लेंगे ई एफ आई जे यूनियन डाल के, फिर बी कंप्लीमेंट के लिखेंगे ए बी जी एच आई। यूनियन में क्या होता है, इन सब को हमने मिला के लिख लेते हैं, तो इन सब को मिला के लिख लेंगे तरतीब के साथ, तो ये ए बी ई एफ जी एच आई जे ये आंसर आ जाएगा। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड का दोनों का आंसर जो है वो सेम है, तो इसलिए ये जो लॉ है सेकंड लॉ ये भी प्रूव हो गया है। अब हम इसकी
वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बाकी सेम प्रोसेस वो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, उसके अंदर दो सर्कल ए और बी जो हैं वो सेट ए और बी को ज़ाहिर करते हैं, दरमियान में जो कॉमन प्लेस है वो यही इनकी कॉमन जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सी और डी। अब हमने पहले बनानी है वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी के लिहाज से। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। तो इस तरह इनमें जो कॉमन ओवरलैपिंग हिस्सा है, यानी ये सी और डी जहाँ पर लिखा हुआ है, ये वो जगह है जो ए का भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है। तो इस चीज़ को आपने लेंस लगा लेनी है या कलर कर लेना है। जैसे मैंने इसको कलर कर दिया है, तो ये जो किसको ज़ाहिर कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को ज़ाहिर कर रहा है। यानी इसमें सिर्फ ये दरमियान वाला कॉमन हिस्सा मौजूद है, बाकी तमाम का तमाम जो है वो इसमें शामिल नहीं है। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। हमने मालूम करना है लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट में क्या होता है, यानी यही जो ए इंटरसेक्शन बी निकाला है, इसको छोड़ के बाकी जो यू का हिस्सा है वो सारा का सारा इसके कंप्लीमेंट में शामिल होगा। यानी कंप्लीमेंट में यही होता है ना, यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी उससे निकाल लेंगे, बाकी सारा जो यू का हिस्सा है वो इसका होगा कंप्लीमेंट में। तो ये दरमियान वाला जो ओवरलैपिंग हिस्सा है, इसके अलावा बाकी सारे को आप लाइंस लगा लेंगे या कलर कर देंगे, तो ये ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारी है वेन डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम राइट हैंड साइड की बनाते हैं। राइट हैंड साइड में पहले हम ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट की बना लेंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमने वो फर्स्ट लॉ में बनाए थे। ए कंप्लीमेंट में क्या होगा कि ए सेट को छोड़ के बाकी जितना भी यू का हिस्सा है सबको कलर कर देंगे या इसमें लेंस लगा लेंगे, तो ये ए कंप्लीमेंट का है। इसी तरह बी कंप्लीमेंट में ये बी को छोड़ के सबको कलर कर देंगे, तो वो बी के कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन हमने इसमें क्या करना है, यूनियन करना है। तो यूनियन में क्या है, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट इन दोनों को मिला के हम करेंगे। तो इसमें जो दरमियान वाला ओवरलैपिंग हिस्सा है ये शामिल नहीं है, बाकी इसमें सब में सब का सब शामिल हो गया, क्योंकि ए कंप्लीमेंट में सेट ए के अलावा बाकी सब शामिल था और बी का भी वो हिस्सा शामिल था जो ए के से कॉमन नहीं है, ए के साथ कॉमन नहीं है, वो भी इसमें शामिल था। इसी तरह बी कंप्लीमेंट में सब सारा हिस्सा एरिया शामिल था, उसमें एक भी वो सेट का वो ए सेट का भी वो हिस्सा जो बी के साथ कॉमन नहीं है, उसके अलावा बाकी सारा ए सेट भी इसमें शामिल था। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यही जो कॉमन प्लेस है यानी सी डी वाली ये नहीं होगी, बाकी इसमें सब का सब आ जाएगा। इस तरह ये कलर्ड जो हिस्सा है ये ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट को ज़ाहिर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो वेन डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। यानी जो पहले हमने वेन डायग्राम बनाई थी उसमें भी यही था, उसका दरमियान वाला यही हिस्सा जो है वो कलर नहीं है बल्कि बाकी सारा कलर है। और जो अब हमने बनाई है राइट हैंड साइड की यानी ए कंप्लीमेंट यूनियन बी इसमें भी जो दरमियान वाला एरिया वो नहीं है, बाकी सारा यानी दोनों का अगर देखें हम कलर एरिया जो है वो सेम है। तो ये इस चीज़ को प्रूव करता है कि जो सेकंड लॉ है वो वेन डायग्राम के मुताबिक भी प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 20, यानी 1 2 3 20 तक तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। a बराबर है 1 3 5 9 सो ऑन 19, यानी इसमें 8 नंबर हैं 1 से लेकर 19 तक। तो इसमें क्या करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 3 इनको हमने वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट बराबर है यू यानी यूनिवर्सल सेट, यानी ए के कंप्लीमेंट से हम यूनियन लें तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाता है। पहले हम ए का कंप्लीमेंट ले लेंगे। ए कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं, यू डिफरेंस ए आ जाएगा, पहले यू के एलिमेंट्स लिख लेंगे 1 2 3 सो ऑन 20 तक, डिफरेंस डाल के ए के एलिमेंट्स लिख देंगे 1 3 5 सो ऑन 19 तक। ठीक है, अब जो यूनिवर्सल सेट में होंगे और ए में नहीं होंगे वो लिखेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट यू में जो है वो 1 से लेकर 20 तक तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, जबकि ए में सिर्फ 8 एलिमेंट्स यानी 1 3 5 से लेकर 19 तक 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं।
तो जो इवन एलिमेंट्स हैं यू में वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। इस तरह ये ऑड एलिमेंट्स तो ऑड एलिमेंट्स से कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ इवन एलिमेंट्स बच जाएंगे। इस तरह जैसे 1 इसमें है उसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे, 2 आ जाएगा, फिर 3 उसमें है, नहीं लिखेंगे, 4 आ जाएगा, फिर 5 है, नहीं लिखेंगे, फिर 6 आ जाएगा, 6 के बाद 8 आ जाएगी, तो सो ऑन 20 तक तमाम के तमाम इवन नंबर आ जाएंगे। अब हम करेंगे ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। पहले हम ए के एलिमेंट्स लिख देंगे, 1 3 5 सो ऑन 19 तक यूनियन डाल के ए कंप्लीमेंट हमने निकाला है जो 2 4 6 सो ऑन 20 तक, ये लिख लेंगे। यूनियन में क्या होता है, इन सब को मिला के लिख देंगे, इन सब को मिला के, क्योंकि अब देखें फर्स्ट में क्या है, ऑड नंबर 19 तक मौजूद है, सेकंड में इवन नंबर 20 तक मौजूद है। इन सब को मिलाएंगे तो पहले में ए है, 1 है, 1 आ जाएगा, दूसरे में 2 है, 2 आ जाएगा, पहले में 3 है, वो 3 आ जाएगा, दूसरे में 4 है, 4 आ जाएगी, फिर पहले में 5 है, 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। इस तरह ये सारे 1 से लेकर 20 तक तमाम एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। अब ये देखें वो यूनिवर्सल सेट यू के बराबर है, तो ये बराबर आ गया यू के, ये प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन यू बराबर है ए के, यानी ए का अगर यूनिवर्सल सेट से हम इंटरसेक्शन लें तो वो ए के बराबर ही आता है। इंटरसेक्शन लेते हैं, पहले ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे, 1 3 5 सो ऑन 19 इंटरसेक्शन, फिर यू के लिखेंगे 1 2 3 सो ऑन 20 तक। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में हो वही लिख लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में यानी यू में तो है वो सब के सब मौजूद हैं, जबकि ए में सिर्फ ऑड नंबर हैं, तो ऑड नंबर ही कॉमन आ जाएंगे। इस तरह ये 1 3 5 सो ऑन 19 तक तमाम के तमाम इसमें कॉमन है वो आ जाएंगे। अब ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ये प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट है इसका ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5 या एम्प्टी सेट, यानी ए कंप्लीमेंट पहले हम मालूम कर लेंगे। ए कंप्लीमेंट जैसे हमने पहले मालूम किया तो यू डिफरेंस ए करेंगे, यू के एलिमेंट्स लिखेंगे, डिफरेंस ए के एलिमेंट्स अब जो यू में होंगे और ए में नहीं होंगे वो लिख लेंगे। यू में जो है ऑड और इवन दोनों मौजूद हैं, जबकि ए में सिर्फ ऑड है, तो सिर्फ ऑड से ऑड कैंसिल हो जाएंगे, इवन नंबर आ जाएंगे, यानी 2 4 6 सो ऑन 20 तक ये सारे आ जाएंगे। ए का कंप्लीमेंट आ गया, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट करेंगे, ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे, इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट के लिखेंगे, ए में है 1 3 5 सो ऑन 19 तक, और इंटरसेक्शन डाल के फिर ए कंप्लीमेंट में है 2 4 6 20 तक। इंटरसेक्शन में हमने वही लिखने होते हैं जो दोनों में हों। अब देखें कोई भी इनमें एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि फर्स्ट में ऑड है और सेकंड में इवन है। ऑड और इवन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो इस तरह ये खाली सेट या एम्प्टी सेट इसका आंसर आ जाएगा, और यही हमने प्रूव करना था।